हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारे पास जो लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर हम कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जो हमारे पास इस चैप्टर के रिमेन्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज हमारा टॉपिक है हार्डी-विनब्रिग इक्वेशंस। दो साइंटिस्ट J.H. हार्डी फ्रॉम इंग्लैंड, ए मैथमेटिशियन जो मैथमेटिशियन का काम करते थे, और सेकंड जो हमारे पास है वी वेनब्रग जो एक जर्मन बायोलॉजिस्ट है, इवोल्यूशनिस्ट है। उन दोनों ने एक स्पेसिफिक इक्वेशन प्रोवाइड की 1908 के अंदर, ठीक है ना। और उस इक्वेशन को हम किसके नाम से बोलते हैं? हार्डी-विनब्रिग इक्वेशंस, ठीक है। तो हमारे पास कौन से हैं? G.H. हार्डे जो एक तरीके से क्या है, मैथमेटिशियन फ्रॉम जर्मनी, सॉरी इंग्लैंड। और दूसरे हमारे पास क्या है भाई? W. विनब्रैग, ठीक है। दूसरे क्या हमारे पास? विनब्रैग। ये जो मीन्स एक तरीके से ये क्या है, इवोल्यूशनिस्ट फ्रॉम जर्मनी। इन दोनों ने एक इक्वेशन प्रोवाइड की इन 1908। अब ये जो इक्वेशन है, इट्स प्रोवाइड द रिलेशनशिप बिटवीन द, किसके बीच में रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करती है? evolutionary change, and it's provide the evolutionary change and a population genetics. It's provide a relationship between evolutionary and genetics of any population। कोई भी जो पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन को हम एक तरीके से पॉपुलेशन जेनेटिक्स के नाम से बोल सकते हैं। उसकी एक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो रिप्रेजेंट की जाती है, यानी उसके बीच में जो रिलेशनशिप होती है, उस रिलेशनशिप को हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के नाम से जानते हैं। तो इन दोनों साइंटिस्ट ने इस पार्टिकुलर कंसेप्ट को एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको हार्डी-विनब्रिग इक्विलिब्रियम लॉ के बेस के नाम से बोला जाता है। अब इस टोटल इक्वेशन की बात अगर हम करते हैं तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या चीज है, मतलब स्टेट, ये लॉ क्या करता है? रिलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील ऑन ए पॉपुलेशन ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। इट रिप्रेजेंट द ये इक्वेशन जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? इट्स रिलेटेड It's represented it state that the relative frequency of an allele, कोई भी allele जो प्रेजेंट होता है इन ए पॉपुलेशन, कोई भी पॉपुलेशन है विच इज सेक्सुअली प्रोड्यूस, जो पॉपुलेशन किसके बेस के ऊपर भाई? सेक्सुअली प्रोड्यूस की गई है। अब ऐसे में जो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन अलील्स इन ए पॉपुलेशन विच इज सेक्सुअली प्रोड्यूस आर ऑलवेज कांस्टेंट इन केस ऑफ जनरेशन टू जनरेशन। ऑलवेज कांस्टेंट इन केस ऑफ जनरेशन टू जनरेशन। आप इस बात को समझे, मैं इसके लिए एक इक्वेशन यानी एक स्पेसिफिक एग्जांपल्स रिप्रेजेंट करता हूं, जिसके बेस के ऊपर आप इस बात को समझेंगे। यानी कोई भी पॉपुलेशन जो होती है, उस पॉपुलेशन के अंदर क्या होता है? लार्ज इनफ चेंज इन एलिलिक फ्रीक्वेंसी, जो उसकी एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज होती है
ड्यू टू चेंज इन केस ऑफ द स्पेसिफिक जो कंडीशन होती है, एक्सीडेंटली समझ लीजिए या इनसिग्निफिकेंटली समझ लीजिए। दूसरा केस क्या हो सकता है भाई, कोई भी मेटिंग जब उसके अंदर होती है, रैंडम मेटिंग होती है, तो उस बेस के ऊपर उसकी पॉपुलेशन के अंदर चेंज आ जाता है। इसके अलावा म्यूटेशन डज नॉट अकर, अगर नहीं होती है, और इफ डज अकर इसमें दी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी म्यूटेशन चाहे भले हो उसके अंदर या ना हो, ऐसी भी सिचुएशंस की बात हम कर रहे हैं। नाउ ऑल द मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन सर्वाइव एंड हैव द इक्वल रिप्रोडक्टिव रेट्स, हर किसी मेंबर्स के बीच में। अब आप इस चीज को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अब सिंपल सी बात है, कोई भी पॉपुलेशन जो होती है किसी भी इंडिविजुअल्स की, उस इंडिविजुअल पॉपुलेशन के अंदर हम ये कह सकते हैं कि इट्स ऑलवेज कांस्टेंट, यानी पॉपुलेशन जो होती है, एलिलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ ए पॉपुलेशन इज एलिलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉपुलेशन इज इक्वल टू 1, किसके बराबर होती है भाई, 1 के बराबर होती है। इट्स मीन्स इट्स ऑलवेज कांस्टेंट। अगर अब हम यहां पर काउंट करते हैं तो नॉर्मल सी अगर हम एक एग्जांपल सेलेक्ट करते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर इसके लिए हम एक एग्जांपल्स की बात करते हैं, तो एग्जांपल्स के केस में क्या है भाई, हमने सपोज कीजिए हमने ले लिया प्लांट हाइट, एक कैरेक्टर लिया। अब वो कैरेक्टर क्या है, अलील है, ठीक है ना, प्लांट हाइट एग्जाम्पल है, प्लांट हाइट, ये हमारे पास क्या है, एक कैरेक्टर है, ठीक है, एक पॉपुलेशन के अंदर, और इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ये हमेशा 1 के बराबर है। और जब ये हमेशा 1 के बराबर है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि प्लांट हाइट के केस में चाहे कैसे भी केस हमें मिले, वो सब किसके बराबर है, 1 के बराबर है। कैसे, सपोज कीजिए कि कोई भी इक्वेशन हम लेते थे, अकॉर्डिंग टू मेंडल्स मोनोहाइब्रिड, मेंडल्स का मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो था, उसमें हमारे पास क्या था कि कोई भी फ्रीक्वेंसी जो प्रेजेंट है, मीन्स कोई प्लांट टाल है और ड्वार्फ है, ये दो ही फॉर्म में हमें मिलता है। तो जब टाल होता है तो कैपिटल टी हम रिप्रेजेंट करते हैं, और ड्वार्फ होता है स्मॉल टी रिप्रेजेंट करते हैं। इसी के केस में F1 जनरेशन हमारे पास आती है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये पॉपुलेशन आती है। इसके बीच में फिर जब सेल्फिंग हम करते हैं तो हमारे पास ये तो F1 जनरेशन है, F2 जनरेशन जो हमारे पास आती है वो कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी या स्मॉल टी ये आती है सिंगल, ये 2 या ये 1। अब इस टोटल पॉपुलेशन के अंदर ही ये सभी, मतलब एक तरीके से अगर हम करेक्टर की बात करते हैं तो ये सभी करेक्टर उसमें प्रेजेंट है। जब हमारे पास ये सभी करेक्टर्स उसमें प्रेजेंट हैं तो देखिए हम इसको एक तरीके से हार्डी विनबर्ग इक्वेशन के बेस के ऊपर कैसे काउंट कर सकते हैं, कैसे काउंट कर सकते हैं भाई। हार्डी विनबर्ग इक्वेशन जो हमारे पास प्रेजेंट है, उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या सिचुएशन है। देखिए हार्डी विन के अकॉर्डिंग क्या बात है, सबसे पहले ऑलवेज हार्डी विनबर्ग इक्वेशन, अगर उसके अकॉर्डिंग देखें तो P इज P स्क्वायर प्लस में Q स्क्वायर प्लस में 2PQ ऑलवेज इज 1। अब सपोज कीजिए इस इक्वेशन के, यानी ये टोटली जो हमारे पास कंडीशन है ये किसके बराबर है, इट्स ऑलवेज इक्वल टू 1। अब इस टोटल पॉपुलेशन को हम यहाँ पर जो हमने अलीलिक एक स्पेसिफिक अलील लिया, स्पेसिफिक जीन लिया, उस अलीलिक फ्रीक्वेंसी को हमें इसके बराबर कैसे प्रूव कर सकते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, कैपिटल टी इज इक्वल टू P, इट्स मीन्स कैपिटल टी इज इक्वल टू P स्क्वायर, यानी इज इक्वल टू T स्क्वायर, इसको हम T स्क्वायर भी बोल सकते हैं। देन नेक्स्ट केस हमारे पास क्या है, हमारे पास ये नेक्स्ट केस है, स्मॉल t इज इक्वल टू Q, इट्स मीन्स स्मॉल t इज इक्वल टू Q स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल t स्क्वायर। देन हमारे पास नेक्स्ट केस क्या है भाई, हमारे पास है कैपिटल T स्मॉल t इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू TQ2 इज इक्वल टू 2PQ। तो इसका मतलब क्या है, टोटली अगर इन पॉइंट्स को हम देखते हैं यहाँ पर, इन पॉइंट्स को अगर हम यहाँ पर देखते हैं, रिलेट करते हैं,
तो हमारे पास देखिए टी स्क्वायर प्लस में स्मॉल टी स्क्वायर प्लस में 2t क्यू इज इक्वल टू 1, 2t स्मॉल टी एंड कैपिटल टी। ये हमारे पास क्या है, ये किसके बराबर हुई, यहां पर देखिए आप टी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस में 2p क्यू इज इक्वल टू 1, टी स्क्वायर प्लस में स्मॉल टी स्क्वायर प्लस में 2t कैपिटल टी स्मॉल टी इज इक्वल टू 1। तो ये टोटली हमारे पास क्या है, हार्डी-विन-ब्रग इक्वेशंस के बेस के ऊपर हम इस बात को बोल सकते हैं कि हमारे पास टोटल जो पॉपुलेशन प्रेजेंट है किसी भी ऑर्गेनिजम्स की, उस पॉपुलेशन के अंदर कोई भी जो जीन प्रेजेंट है वो जीन एक से ज्यादा नहीं होता, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी, एलीलिक फ्रीक्वेंसी जो होती है वो एक से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, इसके बेस के ऊपर आपकी बुक के अंदर एग्जांपल्स दिया हुआ है, उस एग्जांपल्स को आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, उस एग्जांपल को आप सोल्व कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है एग्जांपल्स फॉर द नेचुरल सिलेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एग्जांपल्स फॉर नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शंस के लिए एग्जांपल्स है हमारे पास। अब नेचुरल सिलेक्शंस के एग्जांपल्स की अगर हम बात करते हैं तो देखिए हमारे पास इससे पहले बहुत सारे लेक्चर्स के अंदर हमने नेचुरल सिलेक्शंस का जिक्र किया था, लेकिन हालांकि नेचुरल सिलेक्शन का जो मेन कंसेप्ट था इट्स कम फ्रॉम द डार्विनिज्म। नेचुरल सिलेक्शन का जो मेन कंसेप्ट था इट्स कम्स फ्रॉम टू द डार्विनिज्म। तो ये जो कंसेप्ट है यहां तक का, ये कहां से आया भाई, डार्विनिज्म से आया। डार्विन की जो थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, वहां से स्पेसिफिकली आया। अदरवाइज और भी जो थ्योरीज थी जिसके बेस में इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर है या म्यूटेशन थ्योरी है, वो सभी थ्योरी भी नेचुरल सिलेक्शन को रिप्रेजेंट करती थी, बट वो कंसेप्टली अगर हम देखते हैं तो डायरेक्टली इस बात को वो रिप्रेजेंट नहीं करती है कि डार्विनिज्म से या मीन्स नेचुरल सिलेक्शन कैसे होता है। तो हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना, हमारे पास नेचुरल सिलेक्शन के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है भाई पेपर्ड मोथ। पहला एग्जांपल हमारे पास क्या है, पेपर्ड मोथ। सेकंड एग्जांपल हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट द, ठीक है, रेजिस्टेंस टू पेस्टिसाइड्स और एंटीबायोटिक। रेजिस्टेंस against the pesticides and antibiotic। ठीक है, उसके साथ साथ और भी एग्जांपल्स हैं हमारे पास। और एग्जांपल क्या है, इन केस ऑफ सिकल सेल एनीमिया रेजिस्टेंस अगेंस्ट द, ठीक है ना, हमारे पास क्या है भाई, सिकल सेल एनीमिया का एग्जांपल है, सिकल सेल एनीमिया। ये सब हमारे पास नेचुरल सिलेक्शन के एग्जांपल्स हैं। इनको हम वन बाय वन करके स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है पेपर्ड मोथ। यू नो पेपर्ड मोथ के बारे में किस तरीके का एग्जांपल्स है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। पेपर्ड मोथ मींस एक टाइप की मोथ मतलब एक टाइप की फ्लाई है, ये बटरफ्लाई है एक टाइप की। ठीक है, इस पार्टिकुलर फ्लाइज के अंदर क्या कंडीशन है भाई, इनिशियल कंडीशंस में ये जो फ्लाई है इसका जो नाम था वो बिस्टोन बिटुलेरिया है। ठीक है ना, इसका इनिशियल कंडीशंस में इसका जो नाम है बिस्टोन बिटुलेरिया। ठीक है, इट चेंज इनटू द बिस्टोन कार्बुलेरिया। बिस्टोन कार्बुलेरिया, हाउ इट चेंज इनटू द बिस्टोन बिटुलेरिया टू बिस्टोन कार्बुलेरिया, कैसे चेंज हो गया, अब इस चेंज को हमने पढ़ना है। ये चेंज पेपर्ड मोथ के बेस के अंदर हमारे पास स्पेसिफिक एग्जांपल्स को रिप्रेजेंट करता है।
अभी टोटली जो कंसेप्ट है पेपर्ड मोथ का, ये किसके ऊपर बेस्ड है? इट्स बेस्ड ऑन टू द इंडस्ट्रियल मेलानाइजेशन, ठीक है ना। इट इज बेस्ड ऑन टू द इंडस्ट्रियल मेलानाइजेशन। इंडस्ट्रियल मेलानाइजेशन का मतलब क्या है कि इंडस्ट्री के बेस के ऊपर कलर चेंज है। अब इस कंसेप्ट को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं एट द टाइम ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एट द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर, ठीक है ना, किसके बेस के ऊपर? जो एट द टाइम ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इन केस ऑफ द इंग्लैंड और अमेरिका, देयर आर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट। अब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का मतलब क्या है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट हुई, कहां पर? इंग्लिश और यूएसए रीजन के अंदर। अब ऐसे में क्या हुआ कि स्पेसिफिक फ्लाई जो हमारे पास प्रेजेंट है, हैविंग नेम इज द ब्रिस्टोन बिटुलेरिया, ठीक है ना। स्पेसिफिक फ्लाई जो प्रेजेंट है हमारे पास, ये जो फ्लाई हमारे पास प्रेजेंट है, इस फ्लाई की हम बात करते हैं जो ब्रिस्टोन बिटुलेरिया है, इट्स कलर इज व्हाइट, ठीक है ना। इसका कलर जो है वो कैसा है भाई? व्हाइट है। अब जब इंडस्ट्रियल मेलेनाइजेशन हुआ तो मीन्स चारों तरफ पोल्यूशन क्रिएट हुआ, पोल्यूशन क्रिएट हुआ। अब जब पोल्यूशन क्रिएट हुआ, पोल्यूशन की वजह से बैकग्राउंड जो है वो कैसा हो गया? बैकग्राउंड जो है भाई वो डस्टी प्लस में पोल्यूटेड कंडीशंस क्रिएट होगी। अब जब पोल्यूटेड कंडीशन क्रिएट होगी तो मतलब बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक हो गया। बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक, ठीक है ना, किस में कन्वर्ट हो गया भाई? ब्लैक में कन्वर्ट हो गया। ब्लैक कंडीशन में, ब्लैक, डस्टी और पोल्यूटेड। ऐसी सिचुएशंस के अंदर अगर मान लीजिए सपोज करते हैं एक नॉर्मली व्हाइट कलर को आप ब्लैक कलर पे लिखते हो, जैसे हमारे पास ये व्हाइट बोर्ड है, इसकी बात हम करते हैं तो सिंपल सी बात है, यहां पर देखिए ये पार्टिकुलर बैकग्राउंड है हमारे पास, और इस बैकग्राउंड की हम बात करते हैं तो इस बैकग्राउंड के अंदर हमारे पास अगर आप किसी व्हाइट किसी भी ऑब्जेक्ट को रखोगे, जैसे इस तरीके से मैंने यहाँ लगा दिया, तो ये व्हाइट जो रीजन है आपको बिल्कुल यो का यो दिखाई देता है। तो ऐसे में ये जो पेपर्ड मोथ है, इस पेपर्ड मोथ के अंदर क्या कंडीशन हुई? यहाँ पर ये जो पेपर्ड मोथ है हमारे पास कौन सी है? ब्रिस्टोन और बिटुलेरिया। ब्रिस्टोन बिटुलेरिया जो मोथ है ये डायरेक्टली विजुअलाइजेशन शो करता है। तो ऐसे में जो भी इसके प्रीडेटर्स हैं वो उसको आसानी से ईट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोथ रिड्यूस ड्यू टू एक्सेसिव हंटिंग। तो एक्सेसिव हंटिंग जो प्रोसेस हुआ उसके बेस के ऊपर इस मोथ का नंबर जो है वो रिड्यूस हुआ। ऐसे में इस पार्टिकुलर मोथ ने अपनी बॉडी के अंदर कुछ चेंज किए, जो चेंज नेचुरली तौर पर पॉसिबल थे। तो वो चेंज क्या था? चेंज इन द कलर, ठीक है ना। वो चेंज क्या है भाई? चेंज इन कलर, ठीक है। उसमें करेक्टर हमारे पास क्या है? कलर। इट्स चेंज इनटू व्हाइट टू ग्रे और ब्लैक। किसमें कन्वर्ट होगी भाई? व्हाइट टू ब्लैक में कन्वर्ट हुई। अब इस टोटल पॉपुलेशन के अंदर मीन्स हमारे पास जो केस है, इस टोटल पॉपुलेशन, ये हमारे पास क्या है? टोटल पॉपुलेशन। इस टोटल पॉपुलेशन के अंदर देखिए, टोटल पॉपुलेशन के अंदर क्या हुआ? पहले तो ऑर्गेनिजम्स जो थे वो कैसे थे? व्हाइट प्रेजेंट थे, ठीक है ना। पहले तो ऑर्गेनिज्म व्हाइट प्रेजेंट थे, लेकिन बाद में वही ऑर्गेनिजम्स कैसे हो गए? उन्हीं ऑर्गेनिजम्स में से कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे पैदा हो गए जो ब्लैक हो गए या ग्रे हो गए। तो अब इस टोटल केस में आप देखिए, ये जो हमारे पास इंडिविजुअल्स दिखाई देते हैं, ये इंडिविजुअल्स ये आसानी से उस ब्लैक और डस्टी पोल्यूटेड बैकग्राउंड के अंदर विजुअलाइज हैं। ऐसे में ये मेंबर इजिली शिकार हो जाएंगे और जो ब्लैक है वो अपने आप को इस बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग छिपा सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। अब ये हाइड पॉपुलेशन का जो नंबर है, इस पॉपुलेशन के मेंबर्स का जो नंबर है यहां पर हम बात कर रहे हैं, वो तो इंक्रीज होगा, इंक्रीज, ठीक है ना, ड्यू टू हाइड कंडीशन, ठीक है। और जबकि ये जो है ये डिक्रीज होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग विजुअलाइज होता है।
तो ऐसे में इस पार्टिकुलर कंसेप्ट को हम किसके नाम से बोलते हैं? दिस पार्टिकुलर कंसेप्ट इज इंक्लूड इन केस ऑफ द सिलेक्शन। ये किस में इंक्लूड होता है? वही सिलेक्शन के केस में, यानी नेचुरल सिलेक्शन में इंक्लूड होता है। तो जो मौत है बिस्टुन बिटुलेरिया कन्वर्टेड इनटू द बिस्टुन कार्बोलेरिया, किस में कन्वर्ट होगी? कार्बोलेरिया। ये बिटुलेरिया जो है हमारे पास कैसी है? व्हाइट कलर की, जो हमने यहां पर भी लिख दिया। लेकिन कार्बोलेरिया जो है वो कैसे कलर की है भाई? ब्लैक कलर की। तो बैकग्राउंड चेंज होने की वजह से मौत का जो कलर है वो भी चेंज होगा। तो ऐसे में हमारे पास ये एग्जांपल था किसका? सबसे पहला एग्जांपल था पेपर्ड मौत, जो नेचुरल सिलेक्शन जो इंडस्ट्रियल मेलेनाइजेशन के बेस के ऊपर रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास हमने लिखा था रेजिस्टेंस अगेंस्ट द पेस्टिसाइड्स एंड एंटीबायोटिक्स। सेकेंड हमारे पास एग्जांपल था रेजिस्टेंस अगेंस्ट द पेस्टिसाइड्स एंड एंटीबायोटिक। ठीक है, अब हमारे पास ये एग्जाम्पल हम किसके केस में लेते हैं? ये एग्जाम्पल हमारे पास मॉस्किटो के केस में लेते हैं। किसके केस में भाई? यहां पर हमने एग्जाम्पल, मॉडल एग्जाम्पल क्या है? मॉस्किटोज, मच्छर के केस में। यानी मॉस्किटो मेक्स द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द पेस्टिसाइड्स और एंटीबायोटिक। तो हम यहां लिख सकते हैं, क्या चीज है भाई हमारे पास? मॉस्किटोज मेक्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट द पेस्टिसाइड्स एंड एंटीबायोटिक्स। वाई? अब क्यों किया उन्होंने ऐसा? बिकॉज देखिए इन सम केसेस जो नंबर्स है मॉस्किटो का वो अकॉर्डिंग टू यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स डिक्रीज होता है। ऐसे में मॉस्किटो की बॉडी के अंदर नेचुरल सिलेक्शन के बेस के ऊपर दे डेवलप द जीन विच प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट द डिफरेंट पेस्टिसाइड्स। हेयर द mosquito increase the resistivity against the antibiotic and pesticides due to developing स्पेसिफिक जीन। और स्पेसिफिक जीन कौन सा है भाई? ऐसा जीन जो रेजिस्टेंस क्रिएट करने में हेल्प करता है। तो हमारे पास ये एग्जांपल है। और रेजिस्टेंस जो स्पेसिफिक पेस्टिसाइड्स है, स्पेसिफिक पेस्टिसाइड्स का केस अगर हम बात करते हैं तो उस स्पेसिफिक पेस्टिसाइड्स में हमारे पास है डीडीटी। ठीक है ना, स्पेसिफिक पेस्टिसाइड्स कौन सी हमारे पास? डीडीटी है। तो उस डीडीटी के खिलाफ उसने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्रिएट किया। ये हमारे पास एग्जांपल है। किस चीज का एग्जांपल्स है? जो हमारे पास पेस्टिसाइड्स और एंटीबायोटिक्स जो ड्रग्स होती हैं उसके खिलाफ रेजिस्टेंस क्रिएट करने की प्रॉपर्टी बियर करता है। देन उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास प्रेजेंट है भाई सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया। थर्ड एग्जांपल हमारे पास है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया मीन्स एनीमिया क्या चीज होती है? एक स्पेसिफिक ब्लड प्रॉब्लम होती है। ठीक है ना, एनीमिया में क्या होता है भाई? एनीमिया जो होता है वो एक ब्लड प्रॉब्लम होती है।
एनीमिया क्या होती है? एनीमिया ब्लड प्रॉब्लम क्या है भाई? एक टाइप की ब्लड प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये ब्लड प्रॉब्लम्स पॉसिबल है। अब इस ब्लड प्रॉब्लम्स का मतलब क्या है कि ब्लड की कमी मीन्स आप ये कह सकते हो लेक ऑफ हीमोग्लोबिन, आप ये भी कह सकते हो लेक ऑफ हीमोग्लोबिन। ब्लड की जो प्रॉब्लम है इसको आप क्या कह सकते हो? लेक ऑफ हीमोग्लोबिन पिगमेंट। ठीक है ना, जो प्रोटीन बोल सकते हैं आप, प्रोटीन जिसके पास ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है। तो इस पर्टिकुलर हीमोग्लोबिन की कमी के कारण एनीमिया होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट जिस एग्जांपल्स को हम यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं सिकल सेल एनीमिया, तो यहां पर सिकल सेल एनीमिया पेशेंट जो होता है, ये जो पेशेंट है इस पेशेंट के पास रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट द मलेरिया। यू नो कि जिस पर्सन को सिकल सेल एनीमिया है उस पर्सन को मलेरिया नहीं होता है। समझ गए आप मेरी बात? अब ऐसा पॉसिबल क्यों है कि किसी पर्सन को जिसको सिकल सेल एनीमिया की प्रॉब्लम है वो उसको मलेरिया पॉसिबल नहीं है? अब ये जो केस है हमारे पास, इट इज द एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इन अफ्रीकन कंट्रीज द चांस ऑफ एनीमिया इज मैक्सिमम। अफ्रीकन कंट्रीज जो है वहां पर एनीमिया का जो चांस है, ठीक है ना, एनीमिया का जो चांस है अफ्रीकन कंट्रीज, वहां पर एनीमिया का चांस जो है हाई है। ठीक है, ऐसे केस में उसमें रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट द मलेरिया। क्यों पॉसिबल है ऐसा? क्योंकि इसके केस में क्या होता है, देखिए नॉर्मली अगर हम हमारी आरबीसी की बात करते हैं तो हमारी आरबीसी की जो शेप होती है नॉर्मली इस टाइप से प्रेजेंट होती है, लेकिन जिसमें ये तो नॉर्मल केस है, नॉर्मल केस। अब एबनॉर्मल केस का मतलब क्या है कि जो शेप है सिकल शेप होगी। ऐसे में सिकल शेप है, ये क्या है? सिकल शेप। ये कैसी है भाई? सिकल शेप होगी। तो यहां पर हमारे पास दो स्पेशल सेल्स हैं, जिसमें हमारे पास एक सेल में तो देखिए नॉर्मल सिचुएशन प्रेजेंट है और दूसरी सेल जो हमारे पास वो सिकल शेप्ड है। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं मलेरिया के केस में, देखिए यहां पर जो ये सेल है, इस सेल के अंदर मलेरियल जो पैरासाइट है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये वाइवेक्स जो है ये इजिली इसके अंदर एंटर कर सकता है और सरवाइव कर सकता है। ठीक है ना, ये सरवाइव कर सकता है, सरवाइव हेयर। बट इसके केस में अगर हम बात करते हैं तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है वो एंटर नहीं कर सकता, मीन्स चांस ऑफ सरवाइव जो है नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो ऐसे में जब चांस ऑफ सर्वाइवल के पॉसिबल ही नहीं है तो इसका मतलब क्या है? मलेरियल पैरासाइट जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। और जब मलेरियल पैरासाइट्स की यहाँ पर डेथ होगी तो सीधी सिंपल सी बात है कि जिस भी पेशेंट के केस में, तो अगर यहाँ पर हम और भी एग्जांपल्स की बात कर सकते हैं, लेकिन और एग्जांपल बहुत सारे नेचर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके साथ साथ देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्या है? आर्टिफिशियल सिलेक्शन। यू नो नेचुरल सिलेक्शन के साथ साथ नेचर ऐसा काम भी करती है जिसमें आर्टिफिशियल सिलेक्शंस का होते हैं। मींस आर्टिफिशियल सिलेक्शन मैन मेड सिलेक्शंस के नाम से हम बोल सकते हैं। तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन के केस में अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो ह्यूमन बींग्स ने डिफरेंट चेंज किए हैं, ह्यूमन बींग्स ने डिफरेंट चेंज कर दिए हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शंस। ठीक है, हमारे पास क्या है? एग्जाम्पल्स ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शंस।
आर्टिफिशियल सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, हम सिंपल सीधे तौर पे ये भी लिख सकते हैं मैन मेड सिलेक्शन। ठीक है ना, हम सिंपली ये भी लिख सकते हैं मैन मेड सिलेक्शन। ठीक है ना, मैन मेड सिलेक्शन यानी अकॉर्डिंग टू ह्यूमन बींग्स रिक्वायरमेंट्स दे वांट टू बी चेंज इन द डिफरेंट केसेस। उसने ऑर्गेनिजम्स के ट्रेड्स को चेंज कर दिया है। ह्यूमन बींग्स मेक ए चेंज इन द ट्रेड्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। ह्यूमन बींग्स मेक्स ए चेंज in the different traits of the organisms according to their wishes। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर विशेस ह्यूमन बींग्स ने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की जो डिफरेंट ट्रेड्स हैं उन डिफरेंट ट्रेड्स के अंदर चेंज किया है। ये जो चेंज है इसी चेंज को हमें एक तरीके से आर्टिफिशियल सिलेक्शन के नाम से बोलते हैं। अब हमारे पास देखिए ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन के केस में अगर हमें एग्जांपल्स की बात करते हैं तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है ना, इसके केस में हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सिर्फ एग्जांपल्स की फॉर्म्स में आपको बताएंगे। तो जैसे एग्जांपल्स है भाई टाइप्स ऑफ पिजन्स, डॉग्स एटसेट्रा। आप देखिए डिफरेंट वैरायटीज प्रेजेंट्स हैं। इसके साथ साथ हमारे पास क्या है, मॉडिफिकेशन इन ए वाइल्ड कैबेज। ठीक है ना, वाइल्ड कैबेज जो है उसको मॉडिफाइड करके बहुत सारी कैबेज में, जिसमें हमारे पास कॉलीफ्लावर है, ब्रोंकोली है, कोलेराई है, काले है, ठीक है भाई, कोलराही है, ब्रोसिल्स है, कैबेज है, इस तरीके से उसने बहुत सारे मॉडिफिकेशन कर लिए हैं। तो ये सब केसेस हमारे पास क्या किस चीज के हैं भाई, आर्टिफिशियल सिलेक्शन के ये एग्जांपल्स हैं। तो हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे हैं जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन में इंक्लूड होते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास केसेस हैं। देन उसके बाद हमारे पास जेनेटिक बेसिस ऑफ एडेप्टेशन। जेनेटिक बेसिस ऑफ एडेप्टेशन की बात अगर हम करते हैं तो जेनेटिक बेस के अंदर जेनेटिक बेसिस ऑफ एडेप्टेशन रेप्लिका प्लेटिंग मेथड्स की सहायता से इस कंसेप्ट को हम समझाते हैं। जेनेटिक बेसिस ऑफ एडेप्टेशन। आपको क्या लगता है कि जेनेटिक्स का क्या बेस हो सकता है, जेनेटिक बेस ऑफ एडेप्टेशन? तो इसके लिए सबसे पहला पॉइंट है भाई, यहां पर अगर हम अपने आंसर को एक सिंपल सी लाइन में दें तो वेरिएशन इज द बेस ऑफ, ठीक है ना, जेनेटिक जो एक तरीके से वेरिएशन जो है, वेरिएशन वर्ड जो है वो एडेप्टेशन का मेन बेस है। एडेप्टेशन का मेन बेस है, यानी किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर वेरिएशन एडेप्टेशन तभी होती है जब उसमें वेरिएशंस क्रिएट होती हैं, और वो जो वेरिएशंस है वही वेरिएशंस एडेप्टेशन में हेल्प करती हैं। तो इसके लिए हम एग्जांपल्स देने की बात करते हैं तो हमारे पास क्या है भाई, हम इस कंसेप्ट को रिप्रेजेंट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ एक्सप्लेन by the help of replica plating method। ठीक है, हमारे पास क्या चीज है भाई, रेप्लिका प्लेटिंग मेथड। रेप्लिका प्लेटिंग मेथड्स है, इस कंसेप्ट के बेस के ऊपर हम इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं। देखिए रेप्लिका प्लेटिंग मेथड्स के केस में क्या है, कोई भी ऑर्गेनिजम्स जो है उस ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर बहुत सारी वेरिएशंस क्रिएट होती हैं। वो जो वेरिएशंस होती हैं उसी वेरिएशंस के बेस के ऊपर किसी पार्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर सकता है। कैसे सरवाइव कर सकता है, देखिए यहां पर जो साइंटिस्ट है लेडरबर्ग जो पर्सन है उसने रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किया। ठीक है ना, कौन से पर्सन है, लेडरबर्ग, हम लिख देते हैं ब्रैग्स।
ठीक है ना, लैडरबर्ग ये साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किया। अब इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग क्या चीज है भाई, देखिए किसी भी पार्टिकुलर बैटरी डिस्क के अंदर ये एक बैटरी प्लेट है, इस बैटरी प्लेट के अंदर हमने कल्चर मीडियम रखा और इस कल्चर मीडियम के अंदर हमने क्या किया, डिफरेंट टाइप्स की बैक्टीरियल जो कॉलोनी है, डिफरेंट टाइप्स की बैक्टीरियल जो कॉलोनी है, उन बैक्टीरियल कॉलोनी को हमने इसके अंदर रखा। ये जो बैक्टीरियल कॉलोनी इसके अंदर प्रेजेंट है, ये बैक्टीरियल कॉलोनी है। ठीक है, कल्चर मीडियम के अंदर ये बैक्टीरियल कॉलोनी है, सिंपल सी बात है। अब हम लैडरबर्ग की फॉर्मेशन, लैडरबर्ग का जो रेप्लिका एप्लीकेशंस है, एक्सपेरिमेंट है, उसको परफॉर्म करते हैं। कैसे, लैडरबर्ग ने क्या किया, एक और प्लेट बनाई, यहां पर इसके साथ साथ, इस कंसेप्ट के साथ साथ एक और प्लेट बनाई उन्होंने, और इस पार्टिकुलर प्लेट के अंदर क्या किया, कुछ स्पेसिफिक एंटीबायोटिक डाल दी, एंटीबायोटिक्स कल्चर। ठीक है ना, इस कल्चर मीडियम के अंदर, ये जो कल्चर मीडियम है, इस कल्चर मीडियम के अंदर कोई स्पेसिफिक एंटीबायोटिक डाल दी। अब उसने क्या किया, एक स्पेसिफिक वुडन ब्लॉक लिया, एक स्पेसिफिक वुडन ब्लॉक लिया और उस वुडन ब्लॉक को ऊपर से कवर कर दिया। ठीक है ना, उस वुडन ब्लॉक को ऊपर से कवर कर दिया। अब ये जो ब्लॉक है हमारे पास है, इस ब्लॉक का क्या किया उसने, इस पार्टिकुलर ब्लॉक को उठाकर इसके अंदर लगा दिया। अब ऐसे में इसके साथ जब वो लगाएगा तो सिंपल सी बात है भाई, इस पार्टिकुलर ब्लॉक के ऊपर बैक्टीरिया की कॉलोनी बन गई, इस पार्टिकुलर वुडन ब्लॉक के ऊपर बैक्टीरिया की कुछ कॉलोनीज हैं, वो डेवलप होगी यहाँ पर। अब जब बैक्टीरिया की कॉलोनी यहाँ पर, यानी यूं की यूं बैक्टीरिया इसके ऊपर टच हुए, यहाँ पर क्या है, बैक्टीरिया इसके साथ यूं के यूं टच हुए, ये कॉपी यहाँ पर आ गई। अब इसको इसने यूं का यूं इस कॉपी को उठाकर इस पे लगा दिया, यहाँ पर स्टेप इसको उठाया और यहाँ पर लगा दिया। अब जब इसने इसमें लगाया तो सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पर भी इसका थंब इंप्रेशन बना, ये थंब इंप्रेशन क्रिएट हुआ इस पार्टिकुलर केस में, यहाँ पर थंब इंप्रेशन क्रिएट हुआ, ये कॉलोनी डेवलप, जिस कॉलोनी की बात हम कर रहे थे उसका सेम टू सेम कॉपी यहाँ पर क्रिएट होगी। ठीक है ना, सेम टू सेम कॉपी क्रिएट हुई। लेकिन आफ्टर सम टाइम, आफ्टर फ्यू टाइम्स लेटर, यहां पर हम बात करते हैं आफ्टर सम टाइम लेटर। ठीक है ना, आप समझिए, आफ्टर सम टाइम लेटर मीन्स आप समझ के चलिए, इन केस ऑफ द 2 और 3 डेज, 2 और 3 डेज। ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो देखिए आफ्टर सम टाइम से, तो यहां पर जो ऑर्गेनिजम्स है, देखिए ये जो बैटरी प्लेट हमारे पास है, ये बैटरी प्लेट्स, इस बैटरी प्लेट्स के अंदर हमने देखा कि जो कॉलोनी हमारे पास प्रेजेंट थी, जो कॉलोनी हमारे पास प्रेजेंट थी, किसकी, जो सेंट्रली हमने ग्रीन कलर्स में रिप्रेजेंट कर रखी है, सेंट्रली जो हमने ग्रीन कलर में रिप्रेजेंट कर रखी थी, वो कॉलोनी यहां से डिसअपियर हुई, वो कॉलोनी यहां से डिसअपियर हो गई। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस पार्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को अगर आप ध्यान से देखें तो इस पार्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में यहां पर हमारे पास नेचुरल कल्चर मीडियम प्रेजेंट है, उस नेचुरल कल्चर मीडियम के अंदर किसी टाइप का कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। अब नेक्स्ट केस में हमने क्या किया, यहां पर एक स्पेसिफिक एंटीबायोटिक इंसर्ट कर दी। भाई हमने यहां पर एक स्पेसिफिक एंटीबायोटिक इंसर्ट की, ठीक है, फिर हमने क्या किया, इस पार्टिकुलर कॉपी को यहां यूं का यूं रेप्लीकेट कर दिया। ठीक है ना, इस कॉपी को यहां पर यूं का यूं रेप्लीकेट किया, जिस भी मेथड के बेस के ऊपर, यानी जिसको हमने लैडरबर्ग एक्सपेरिमेंट के बेस के ऊपर इसको यहां पर कॉपी किया हमने। अब जब हमने इस पार्टिकुलर कॉपी मीन्स ये हमारे पास ए केस है, ये हमारे पास बी है, ये भी हमारे पास बी है, आफ्टर सम टाइम की बात करते हैं। तो ये जो रेजिस्टेंस था ये इस पार्टिकुलर बैक्टीरियल कॉलोनी के खिलाफ था, तो इसने इसकी ग्रोथ को स्टंटेड कर दिया, इसकी ग्रोथ को स्टॉप कर दिया। ऐसे में जो ये ग्रुप है बैक्टीरिया का या वायरस का कोई भी है, उसकी उस एंटीबायोटिक ने इसको रजिस्टर कर दिया, मतलब इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये जो कॉपी, ये जो कॉलोनी है इसमें से डिसअपियर होगी।
मेरा कहने का मतलब यही है कि यहां पर इस कॉलोनी को, इस कॉपी को देखिए, ये सिंपली ज्यादा ग्रोथ नहीं शो करती है। यहां पर इसने आफ्टर सम टाइम शोइंग द मोर ग्रोथ। इसका मतलब क्या है कि ये जो रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक हमने इसमें डाली है वो इस पार्टिकुलर कॉलोनी के लिए कोई प्रभाव नहीं डाल रही, लेकिन इस कॉलोनी के लिए वो मैक्सिमम ऐसे रेजिस्टेंस क्रिएट करिए जिसके बेस के ऊपर उसकी डेथ होगी, वो यहां से एलिमिनेट ही होगा। तो नेचर भी यही कहती है कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर जेनेटिक बेस के अकॉर्डिंग, यानी जो नेचुरली उसकी बॉडी के अंदर जेनेटिक मटेरियल्स जो प्रेजेंट है, उस जेनेटिक मटेरियल्स के अंदर कोई भी जो चेंज आता है, चाहे वो चेंज म्यूटेशन से क्रिएट होता है, चाहे वो किसी भी केस के ऊपर होता है, हालांकि होती तो म्यूटेशन ही है सारी की सारी, तो वो चेंज जो है ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमेशा होता रहता है। मतलब म्यूटेशन जो होती है वो हमेशा होती रहती है। अब म्यूटेशन ये कोई जरूरी नहीं कि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही होती है, म्यूटेशन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी होती है। अब फॉरवर्ड और बैकवर्ड म्यूटेशन को कौन सेलेक्ट करता है कि ये फॉरवर्ड म्यूटेशन है, ये बैकवर्ड म्यूटेशन है? सिर्फ एनवायरमेंट उस चीज को सिलेक्ट करता है। अगर इस बैटरी प्लेट के अंदर, इस प्लेट के अंदर रेजिस्टेंस नहीं होता तो ये कॉलोनी भी यहां पर ऑब्वियसली इंक्रीज होती, लेकिन यहां पर रेजिस्टेंस यानी एनवायरमेंट में चेंज आया, उस चेंज में क्या है, एंटीबायोटिक प्रेजेंट है यहाँ पर, तो उस एंटीबायोटिक के बेस के ऊपर इस कॉलोनी के खिलाफ वो रेजिस्टेंस का काम करता है। तो इसका मतलब वो कॉलोनी यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पा रही। तो इन्वायरमेंट में जब भी चेंज आते हैं वो चेंज वेरिएशन को सिलेक्ट करते हैं, म्यूटेशन को सिलेक्ट करते हैं। अगर कोई भी इन्वायरमेंट में ऐसा चेंज है जिसके अकॉर्डिंग वो म्यूटेशन जो है वो बेनिफिशियल है, तो ऑर्गेनिज्म यानी इन्वायरमेंट उस म्यूटेशन को नेक्स्ट जनरेशन में जाने के लिए सपोर्ट करता है, और वो नेक्स्ट जनरेशन में जाके एक स्पेसिफिक कैरेक्टर में डेवलप हो जाता है। वही कैरेक्टर जनरेशन टू जनरेशन डेवलप होता है क्योंकि इन्वायरमेंट की वो जरूरत है। उस जरूरत के अकॉर्डिंग एक टाइम ऐसा आएगा कि वो कैरेक्टर इतना एनलार्ज हो जाएगा, इतना स्पेसिफाई हो जाएगा कि ओरिजिनली जो पेरेंट्स प्रेजेंट थे वो मेंबर्स यानी वो ऑफस्प्रिंग उस पेरेंट्स से सेपरेट हो जाएगी। अब जब ऑर्गेनिज्म से दो अलग अलग दिखाई देते हैं मॉर्फोलॉजिकली, अगर वो सेपरेट दिखाई देते हैं तो इट्स मीन्स दे आर कन्वर्टेड इनटू द न्यू स्पीसीज। तो वो किस में कन्वर्ट हो गए, न्यू स्पीसीज में फॉर्म्ड हो गए। तो आज के लिए हमारे पास इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर का जो टॉपिक होगा हमारे पास वो स्पेसिएशन होगा, और उसी के बेस के ऊपर हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से स्पेसिएशन होता है, कैसे बनती है स्पीसीज, किस तरीके से वो इफेक्ट करती हैं। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे बेटा।